हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, क्लास 7 का जो नया किताब है सामाजिक विज्ञान, उसका तीसरा पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट जो था आपका क्या था, भारत की जलवायु। तो भारत का जलवायु क्या है, पठारी क्षेत्र में किस तरह का जलवायु है, पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह का है, मैदानी क्षेत्र में किस तरह का है, ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं प्ले लिस्ट का, वहां पे जाके आपको मैथ पढ़ना है मैथ पढ़ लीजिए, विज्ञान पढ़ना है विज्ञान पढ़िए, और सामाजिक विज्ञान पढ़ना है तो सामाजिक विज्ञान जाके पढ़ लीजिए। आज हम लोग भारत की जो जलवायु है उससे संबंधित हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपका पूरा निचोड़ है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को समझना है तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब ये चैप्टर का समझ आपके पास है, इस चैप्टर को आपने अच्छा से पढ़ा है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और यही सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, मौसम से क्या तात्पर्य है, मतलब मौसम से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है कई दशकों का मौसमी प्रतिरूप, कई दशक का जो मौसम का रूप होता है उसको हम लोग मौसम बोलते हैं। प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव की जाने वाली वायुमंडलीय दशा, या प्रतिदिन या हर एक घंटा जो हम लोग वायुमंडलीय दशा देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसको हम लोग मौसम बोलते हैं। केवल वर्षा की मात्रा को मौसम बोलते हैं कि केवल तापमान को हम लोग मौसम बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन या हर एक घंटा भैया जो वायुमंडल बदल रहा है उसका जो दशा है, उसको जो हम अनुभव कर रहे हैं उसी को बोलेंगे मौसम ना। कभी सूरज निकला है, कभी बादल है, कभी बारिश हो रहा है, कभी ठंडा हवा बह रहा है, कभी नमी ज्यादा हो गया, कभी सूखा पड़ गया, सूखा मौसम है, तो उसी को क्या बोलेंगे, मौसम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसम के प्रतिरूप को क्या कहते हैं। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक का जो मौसम होता है उसके रूप को आप क्या बोलिएगा, क्या उसको ऋतु बोलिएगा, मानसून बोलिएगा, जलवायु बोलिएगा कि पवन बोलिएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु। जलवायु का मतलब हो गया 20 साल 30 साल तक मौसम कैसा रहा, गर्म मौसम रहा कि ठंडा मौसम रहा कि बरसात वाला मौसम रहा, ठीक है, कि नमी वाला मौसम रहा। तो उस लंबे समय का जो मौसम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जलवायु। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारंपरिक रूप से वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा गया है। तो अगर हम पारंपरिक रूप से बात करेंगे तो एक साल को हम लोग कितना ऋतु में बांटे हैं, कितना मौसम में हम लोग उसको बांटे हैं, 4, 5, 6 की 7। तो हम आपको बताए थे, हम लोग जो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोग उसको पारंपरिक रूप से बात करेंगे तो उसको हम लोग 6 ऋतु में हम लोग बांटे हैं जो आपको बताए थे। और 6 ऋतु आपको बताए थे, जैसे बसंत हो गया, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, शरद हो गया, हेमंत हो गया, शिशिर हो गया, ये सारा चीज आपको हम बताए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की 6 पारंपरिक ऋतुओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऋतु जो है आपका वो पारंपरिक में शामिल नहीं है। तो 6 आपको बता दिए, बसंत शामिल है, वर्षा शामिल है, हेमंत शामिल है, लेकिन पतझड़ जो है ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हिमालय के ऊंची पर्वतीय क्षेत्रों में बात करेंगे तो वहां का जो जलवायु होता है किस तरह का होता है, उष्णकटिबंधीय होता है, अल्पाइन होता है, शुष्क होता है कि अर्ध शुष्क होता है। तो देखिए, अगर हिमालय के ऊपरी वाला भाग में बात करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में बात करेंगे तो वहां पर केवल बर्फ है, वहां पे क्या है, केवल बर्फ है, और वहां का जो जलवायु होता है बहुत ठंडा होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं अल्पाइन। क्या बोलते हैं, अल्पाइन जलवायु। अगला है, उत्तरी मैदानों की जलवायु कैसी है। उत्तरी मैदान का अगर हम बात करेंगे तो वहां का जलवायु कैसा है। ऑप्शन है अल्पाइन, उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क की ध्रुवीय। तो उत्तरी मैदान में आपको बताए थे जो वहां का जो जलवायु है वो आपका कैसा है, याद रखिएगा, वो आपका उपोष्ण कटिबंधीय है। और उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब है ना ज्यादा गर्मी होता है ना ज्यादा ठंडा होता है। अगला है आपका, थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है। ऑप्शन है आर्द्र, समशीतोष्ण, शुष्क, अल्पाइन। तो देखिए, थार मरुस्थल का अगर हम बात करेंगे तो कोई भी मरुस्थल याद रखिएगा वहां पे बारिश नहीं होता है,
कुछ मरुस्थल गर्म मरुस्थल होता है, जैसे थार मरुस्थल आपका गर्म हो गया, ठीक है। वही लद्दाख अगर बात करेंगे तो वो जो मरुस्थल है आपका वो क्या है, ठंड मरुस्थल है। लेकिन दोनों मरुस्थल में एक चीज है, जो दोनों जगह बारिश नहीं होता है, मतलब मौसम जो होता है सूखा होता है। तो थार मरुस्थल की जलवायु कैसा हो जाएगा, याद रखिएगा, शुष्क हो जाएगा। शुष्क मतलब सूखा, नमी नहीं रहता है वहां पे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय पट्टी में कौन सी जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी तटीय अगर बात करेंगे, मतलब पश्चिमी वाला भाग हम बात करेंगे, जहां पे समुद्र का किनारा है, वहां का मौसम क्या है आपको बताना है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है, ध्रुवीय है, अल्पाइन है कि शुष्क है। तो वहां पे देखिए, समुद्र के आसपास अगर रहिएगा ना तो वहां पे नमी खूब मिलेगा, और नमी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्र। क्या बोलते हैं, आर्द्र। और गर्मी भी लगेगा, ठंडा भी लगेगा। तो वहां का जो मौसम है याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है, मतलब ज्यादा आपको ठंडा नहीं लगेगा, ज्यादा आपको गर्म नहीं लगेगा, और वहां पे नमी खूब मिलेगा। अगला है, मध्य दक्कन पठार की जलवायु मुख्यतः कैसी होती है। अत्यधिक आर्द्र होती है कि अर्ध शुष्क होती है कि ध्रुवीय होती है कि अल्पाइन होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे बीच में का, बीच में जो भाग है आपका दक्कन पठार वाला, वो वाला इलाका में बात करेंगे तो वहां का जो जलवायु होता है आपका अर्ध शुष्क होता है। अर्ध शुष्क का मतलब हो गया, न ज्यादा सूखा होगा न ज्यादा नमी होगा, उसके बीच में रहेगा। ठीक है, न ज्यादा सूखा होगा न ज्यादा नमी होगा, क्योंकि ये रेगिस्तान के आसपास है नहीं, दूसरा ये समुद्र के आसपास है नहीं, तो नमी भी ज्यादा नहीं होगा और सुखाड़ भी ज्यादा यहाँ पे नहीं होगा। तो अर्ध शुष्क मौसम होता है दक्कन पठार वाला क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु को निर्धारण करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। जलवायु को कौन कौन सा कारक जो है उसको प्रभावित करता है, उसको निर्धारित करता है। अक्षांश, भाषा, जनसंख्या, धर्म। तो देखिए, जलवायु को निर्धारण करने वाला जो प्रमुख कारक है वो आपका क्या, अक्षांश। अक्षांश का मतलब है आप पृथ्वी पर कहां पर है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर है कि ध्रुव की तरफ है, तो उसके हिसाब से वहां का जलवायु होता है। क्योंकि भाई सूरज का किरण कैसे पड़ रहा है, सूरज का किरण तिरछा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा है, उसके हिसाब से वहां का जलवायु होगा। उसके बाद समुद्र के आप कितने नजदीक हैं, कितना ऊंचाई है, ये सारा चीज पर निर्भर करता है कहीं का भी जलवायु। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है। अत्यधिक तिरछी, लगभग लंबवत, बिल्कुल नहीं पड़ती, केवल सर्दियों में पड़ती है। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पर जो, भूमध्य रेखा क्या है, बीच वाला भाग है, ये आपका ध्रुवीय भाग है, ये आपका ध्रुवीय भाग है। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर जो सूर्य का किरण पड़ता है हमेशा सीधे पड़ेगा, साल भर क्या पड़ेगा, सीधा पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीधा का मतलब हो गया 90 डिग्री, मतलब लंबवत। तो लगभग क्या होगा आपका, लंबवत पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमेशा आपको गर्मी दिखेगा, हमेशा आपको क्या दिखेगा, गर्मी दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने पर सामान्यतः तापमान में क्या परिवर्तन होता है। अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा। अगर पहाड़ी इलाका में जाएगा, ऊंचाई पे जाएगा, तो आपको ठंडा लगेगा कि गर्मी लगेगा। तो तापमान बढ़ता है कि कम होता है कि समान रहता है कि पहले बढ़ता है फिर स्थिर रहता है। तो याद रखिएगा, अगर पहाड़ी इलाकों में जाएगा, जितना ऊंचाई पे जाएगा तो वहां पे तापमान क्या होगा, कम होता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तापमान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है। तो हम लोग जो घूमने जाते हैं ना, जो पर्यटन स्थल है जहां पे हम लोग घूमने जाते हैं, मसूर हो गया, शिमला हो गया, ये सब का नाम आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है नागपुर, शिमला, कानपुर, पटना। तो हम लोग जो घूमने जाते हैं ना, जो बहुत ही मशहूर है ये सब, ये आपका घाटी की तरह होता है जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं ना, खूब बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, उसके नीचे पूरा समतल होता है, पूरा हरा भरा होता है और घूमने वाला जगह होता है, वो कौन है आपका, शिमला हो गया। अगला है, तटीय क्षेत्रों में तापमान अधिक संतुलित रहने का मुख्य कारण क्या है। तटीय क्षेत्र का बात करेंगे, वह क्षेत्र, वह भूमि जो समुद्र के आसपास है। तो समुद्र के आसपास देखिएगा, जैसे मुंबई हो गया ना, ये सब जगह पर जब जाइएगा तो ना ज्यादा आपको ठंडा लगेगा ना ज्यादा आपको गर्मी लगेगा, खूब मस्त मौसम रहेगा, 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो वहां पे अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो मौसम है संतुलित रहता है। इसका कारण क्या है, पर्वत, रेगिस्तान की, समुद्र का प्रभाव की, घने जंगल का। तो वहां पे प्रभाव किसका है, समुद्र का प्रभाव वहां पे है, क्योंकि वहां से जो ठंडा हवा है वो आपको मिलेगा, और आपका जो गर्म हवा है, भूमि पर जो गर्म हवा है वो समुद्र में चल जाएगा। इस तरह मौसम वहां पे ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई का तापमान
परिसर लगभग कितना है। मुंबई का अगर समान तापमान बात करेंगे तो लगभग कितना रहता है आपको बताना है। ठीक है, 10 डिग्री, 14 डिग्री, 24 डिग्री की 34 डिग्री। तो देखिए मुंबई के आसपास अगर रहेगा, मुंबई में रहेगा तो वहां का टेम्परेचर जो है इतना रहता है जिससे आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगा और ज्यादा आपको ठंडा नहीं लगेगा। वो आपका कितना होता है 14 डिग्री सेल्सियस। एकदम मस्त मौसम, आपको एसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कंबल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, चादर ओढ़िए सोइए। अगला क्वेश्चन है नागपुर का ताप परिसर लगभग कितना होता है। नागपुर का अगर बात करेंगे तो वहां का ताप होता है। ऑप्शन 14 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस या 44 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा नागपुर का जो तापमान होता है 34 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन है पौने किसे प्रभावित करती है। केवल को, केवल वर्षा को, तापमान, आर्द्रता और वर्षा को, केवल मिट्टी को। तो देखिए जो पौने होती है, पौने का मतलब क्या होता है। पवन का मतलब होता है जो हवा बहती है उसको पवन बोलते हैं। और ये जो हवा बहता है उससे तापमान में भी बदलाव आता है। हवा जब बहता है देखते हैं ठंडा होने लगता है, नमी बढ़ जाता है और वर्षा होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय और काराकोरम भारत को किससे बचाती है। तो हिमालय पर्वत है और काराकोरम है वो हम लोगों को किससे बचाती है। हवाओं से, मध्य एशिया की ठंडी रेगिस्तानी पवनों से, मानसूनी वर्षा से कि सूरज की किरणों से। तो मध्य एशिया में जो रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान, वहां से ठंडा ठंडा हवा आता है, लेकिन हम लोग उससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं क्योंकि उससे बचा लेता है। कौन बचा लेता है, हिमालय और जो काराकोरम पर्वत है वो हम लोगों को उस हवा से, उस ठंडी हवा से बचा लेता है। अगला क्वेश्चन है छोटे क्षेत्र की स्थानीय जलवायु जो आसपास की जलवायु से अलग होती है कहलाती है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका एक अपना स्थानीय जलवायु होता है, अगल बगल से अलग होता है ना। बहुत जगह आप देखिएगा जो उसके बगल का अलग जलवायु होगा। उस जलवायु को क्या बोलेंगे, मानसून बोलेंगे, सूक्ष्म जलवायु बोलेंगे, चक्रवात बोलेंगे कि वैश्विक तापन बोलेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे सूक्ष्म जलवायु। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द किस भाषा के मौसम शब्द से बना है। जो मानसून शब्द है वो आपका मौसम शब्द से बना है। ये मौसम शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी की फारसी। तो यह लिया गया है अरबी से। अगला क्वेश्चन है पौने सामान्यतः किस दिशा में चलती है। तो पौने बहती है वो किस दिशा में बहती है आपको बताना है। निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो याद रखिएगा जो भी चीज बहता है, पानी बहे या हवा बहे, यह बहेगा ज्यादा से कम की ओर। तो ज्यादा मतलब उच्च दाब और कम मतलब निम्न दाब। तो पवन जो बहेगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगा। अगला आपका भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः कब प्रवेश करता है। तो भारत में अगर हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून का, यह कब प्रवेश करेगा आपको बताना है। ठीक है, इसी से बारिश होता है जनवरी में के आरंभ में, मार्च के अंत में, जून के आरंभ में कि दिसंबर के अंत में। तो यह जो प्रारंभ करता है मतलब जो एंट्री मारता है जून के आरंभ में। अगला क्वेश्चन है जुलाई के मध्य तक दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक फैल जाता है। तो जून में आता है और जुलाई तक पूरा फैल जाता है। कहां तक, केवल दक्षिण भारत में, केवल तटीय क्षेत्र में, संपूर्ण उपमहाद्वीप में, केवल पश्चिमी भारत में। तो पूरा जो संपूर्ण उपमहाद्वीप है, इंडिया के आसपास जितना भी क्षेत्र है उस सब में फैल जाता है जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। सबसे ज्यादा बारिश पूरे विश्व में कहां पर होता है। ठीक है, तो पूरे विश्व में आपको बताना है सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा बारिश आपको कहां पे होता है बताना है। ऑप्शन है शिलोंग, मोहसिनराम, मुंबई, चेन्नई। तो वह होता है आपका मोहसिनराम। सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होता है, मोहसिनराम में। अगला है मोहसिनराम में लगभग कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा कितना औसत होता है आपको बताना है। 1100 मिलीमीटर, 5000 मिलीमीटर, 8000 मिलीमीटर की 11000 मिलीमीटर। तो देखिए 11000 मिलीमीटर होता है, मतलब इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 110 सेंटीमीटर बारिश होता है। मतलब पानी जो जमा होगा बर्तन में वो कितना ऊंचाई तक जाएगा, 110 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जाएगा। इतना ज्यादा बारिश होता है। तो याद रखिएगा 1100 मिलीमीटर या 110 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के बादल रहित केंद्र को क्या बोलते हैं? जो चक्रवात होता है उसका जो केंद्र होता है, जहां पे बादल नहीं रहता है, उस केंद्र को क्या बोलते हैं? चक्रवात का मुख, चक्रवात की आंख, चक्रवात का सिर की चक्रवात का घेरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात की आंख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रेखा का कौन सा भाग चक्रवातों से विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो जो भारत है उसका कौन सा तट रेखा? तो जो तट रेखा है ये आपका हो गया पश्चिमी तट रेखा और ये हो गया आपका पूर्वी तट रेखा। तो कौन सा ज्यादा प्रभावित होता है किससे? चक्रवात से। तो याद रखिए कौन सा? पूर्वी तट। तो जो पूर्वी तट होता है वो ज्यादा प्रभावित होता है, ये वाला जो तट होता है वो ज्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन क्या है? ऑप्शन है समुद्र में तूफान, सैल मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना, नदी में जल बढ़ना, जंगल में आग लगना। तो देखिए, तो जब आप पहाड़ी इलाके में जाइएगा तो देखते होंगे जब पहाड़ जो होता है खसक जाता है, तो पहाड़ पर जो भी चट्टान होता है, पत्थर होता है, मिट्टी होता है, वो पूरा खसक के रोड साइड में आ जाता है और पहाड़ से नीचे गिरने लगता है, जिससे जान माल का हानि हो जाता है, पूरा रोड जाम हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूस्खलन। क्या बोलेंगे इसको? भूस्खलन। अगला है, जंगलों में तीव्र गति से फैलने वाली अनियंत्रित आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में जो आग लग जाता है और बहुत ज्यादा हानि होता है, क्योंकि जंगल में आग लगता है तो बुझाना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जंगल में केवल लकड़ी ही लकड़ी है, पूरा जलने लगता है पेड़ पौधा। तो इस आग को क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, कि दावानल बोलते हैं, कि भूस्खलन बोलते हैं? तो इस आग को हम लोग बोलते हैं दावानल। तो जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल हम लोग बोलते हैं। अगला है, 19वीं शताब्दी के बाद जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? 19वीं शताब्दी के बाद अगर हम बात करेंगे तो जलवायु में बहुत तरह का परिवर्तन आ रहा है। बेमौसम बारिश हो रहा है, जब बारिश होना चाहिए बारिश नहीं हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है जब बाढ़े आ जा रहा है, कभी सुखाड़े आ जा रहा है, कभी ताप अधिक हो जा रहा है। इसका कारण क्या है? केवल प्राकृतिक प्रक्रियाएं, केवल ज्वालामुखी, मुख्यतः मानवीय गतिविधियां, केवल समुद्री धाराएं। तो क्या है सबसे मेन जो कारण है? याद रखिएगा, मानव गतिविधियां। हम लोग के कारण, हम लोग इतना ना प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधा काट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, तापमान बढ़ रहा है, मौसम बिगड़ रहा है। इस सब के कारण जो है मेन जो कारक है हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधा को काट रहे हैं और प्रदूषण को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का हम लोग 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसको अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं ऐप का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा एसएसटी विज्ञान और मैथ आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्द हम लोग हिंदी भी स्टार्ट करेंगे और हिंदी का भी चैप्टर्स आपको कराएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद,